एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के हमारे इस वीडियो में हम D2+P सिलेबस का हमारा यूनिट 3 का जो लास्ट टॉपिक है 3 फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और पैकेजिंग डिज़ाइन, ठीक है। तो ये तीनों कवर करेंगे और इसके साथ हमारी जो यूनिट 3 है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। फैशन डिज़ाइन कपड़ों और उसके सहायक उपकरणों पर डिज़ाइन, कपड़ों के निर्माण और प्राकृतिक सुंदरता को लागू करने की कला है। बेसिकली आपको पता है, जैसा कि इसके नाम से बिल्कुल स्पष्ट है कि कपड़ों की जो भी फैशन होता है, कपड़ों को अलग अलग तरीके से बनाना, ठीक है, उन्हें प्रेजेंट करना, तो यही जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग है। तो कपड़ों के निर्माण, कपड़ों का जो है उनके सहायक उपकरणों की सहायता से डिज़ाइन बनाना, उनका निर्माण करना और उनमें प्राकृतिक सुंदरता देना। यानी कोई बेसिक सा मतलब बिल्कुल प्लेन कपड़ा है, उसमें डिज़ाइन लगाकर, जैसे कुछ भी स्टोन लगा दिया, मोती लगा दिया, कोई डिज़ाइन बना दिया, ठीक है। तो इस टाइप से उसको जो है वो एकदम सुंदरता के साथ उसे प्रस्तुत करना, यही जो है वो फैशन डिज़ाइन है। यह संस्कृति और विभिन्न रुझानों से प्रभावित होता है और समय और स्थान के साथ बदलता रहता है। एक फैशन डिज़ाइनर कपड़े के साथ ही सहायक उपकरण या आभूषण डिज़ाइन में विशेषज्ञ हो सकता है या इनमें से एक से अधिक क्षेत्रों में काम कर सकता है। तो ये आपने देखा होगा कि एक जो फैशन डिज़ाइन, जो मान लो कि आप किसी एक सिटी में हैं, ठीक है, और आप किसी एक स्टेट में हैं, आप दूसरे स्टेट में जाएंगे तो आपको वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो पहनावा है, उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। अब इंडिया की बात करें, इंडिया में जो है, अगर हम बेसिक जो हमारा परिधान है या जो हमारा पहनावा है वो बेसिक्स जैसे साड़ी हो गया, सूट हो गया, लेकिन जैसे ही हम वेस्टर्न की तरफ जाएंगे तो हमें जीन्स वगैरह ये देखने को मिलेंगी, ठीक है। और कपड़े जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न होते हैं। तो आप ये जो है वो समय और स्थान के साथ फैशन बदलता रहता है। आप इंडिया के किसी छोटे गांव में अगर देखते हैं तो वहाँ का पहनावा देखिए, और आप किसी जैसे मुंबई जैसे सिटी में हैं तो वहाँ का पहनावा देखिए। तो ये समय के साथ और स्थान के साथ बदलते रहते हैं। फैशन डिज़ाइनर जो है वो कपड़े के साथ साथ उसके सहायक उपकरण और आभूषण डिज़ाइन में भी विशेषज्ञ हो सकता है। फैशन डिज़ाइनर ऐसे कपड़े डिज़ाइन करने का प्रयास करते हैं जो कार्यात्मक होने के साथ साथ सौंदर्य की दृष्टि से भी आकर्षण हो। ये इस बात पर विचार करते हैं कि कौन परिधान पहनने वाला है, किन परिस्थितियों में इसे पहना जाएगा, वे सामग्री, रंग, पैटर्न और शैलियों के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो जब भी कोई डिज़ाइनर जैसे किसी के लिए कपड़े डिज़ाइन करता है तो वो सबसे पहले क्या देखता है कि ये जो कपड़ा है, ये जो हम ड्रेस बनाएंगे, ये पहनेगा कौन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कोई मैन उसे वियर करेगा तो फिर उसको उस हिसाब से वो डिज़ाइन करेंगे। फीमेल करेगी तो फीमेल में भी एज के अकॉर्डिंग, मान लो कोई बच्चा उसे पहन रहा है, कोई बड़ा जो गर्ल है वो उसे पहन रही है, कोई बहुत ज़्यादा एज वाली है वो उसे पहन रही है, तो वो उस हिसाब से डिज़ाइन होगा कुछ कोई भी कपड़ा हो। उसके बाद उन्हें किस परिस्थितियों में पहना जाएगा, किस सिचुएशन में के लिए, जैसे शादी वगैरह कोई फंक्शन है तो उसके लिए वो कपड़ा डिज़ाइन कर रहे हैं, कहीं घूमने जाने के पर्पज़ से वो कपड़ा डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इस टाइप से कि सिचुएशन क्या है, वो किस सिचुएशन के हिसाब से आपको वो कपड़ा चाहिए। उसके बाद उसकी सामग्री, उसमें रंग, पैटर्न, शैली, उसके इन पर काम किया जाता है। आधुनिक पश्चिमी फैशन डिज़ाइन को अक्सर 19वीं शताब्दी में चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ के साथ शुरू किया गया था। इन्हें जनक माना गया है फैशन डिज़ाइनिंग का, जो कि अपने द्वारा बनाए कपड़ों में अपना लेबल सिलवाने वाले पहले डिज़ाइनर थे। स्टाइल एंड फैशन आर टू, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो चार्ल्स फ्रेडरिक थे वो 19वीं शताब्दी में, इन्हें जो है वो जनक माना गया है और इन्होंने अपने द्वारा जो कपड़े बनाए थे उनमें अपना लेबल ये लगवाने वाले जो पहले डिज़ाइनर माने जाते हैं। और इन्होंने एक जो है फर्म की या एक शॉप आप कहें, उसकी स्टूडियो की इन्होंने मतलब बनाया था, जिसमें इन्होंने बहुत सारे जो टेलर होते हैं या सिलाई के काम से जो संबंधित थे उनको इन्होंने रोज़गार दिया था। Style and fashion are two closely related concepts that refer to the way people express themselves through their appearance and clothing. तो स्टाइल और फैशन ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन दोनों आपस में सिमिलर हैं। ये क्या करती हैं, ये जो लोग इन्हें मतलब स्टाइल करते हैं, फैशन करते हैं, तो वो वहाँ पर जो है
पीपल एक्सप्रेस देमसेल्फ, जो लोग हैं वो खुद को एक्सप्रेस करते हैं उन कपड़ों के द्वारा, अपनी स्टाइल के द्वारा, ठीक है, अपनी अपीयरेंस के द्वारा या अपनी जो उन्होंने कपड़े पहने हैं उनके द्वारा। स्टाइल रेफर टू अ पर्सन इंडिविजुअल वे ऑफ ड्रेसिंग, ठीक है, जो स्टाइल है वो क्या होती है, मतलब किसी कोई भी कपड़ा पहनने का तरीका, तो वो किसी भी पर्सन का, किसी भी इंसान का खुद का इंडिविजुअल जो तरीका होता है ड्रेस पहनने का वो होता है। एंड द प्रेजेंटिंग देम सेल्फ इंक्लूडिंग देयर चॉइस ऑफ क्लॉथिंग, एसेसरीज, हेयर, मेकअप एंड ओवरऑल एस्थेटिक। ठीक है, तो अब स्टाइल समझ गए होंगे कि अगर मान लो कि आपने कोई भी मान लो कि आप वो है ना, दो लेडीज़ हैं, ठीक है, तो दोनों ने ही क्या किया है कि सूट पहना है, सलवार पहनी है दोनों ने, ठीक है, लेकिन दोनों के एसेसरीज़ पहनने का तरीका, उस ड्रेस को पहनने का तरीका दोनों के सेम सूट है, ठीक है, और बाकी उन्हें फिर चॉइस दी जाती है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो एसेसरीज़ हैं वो आप कैरी कीजिए, अपने अकॉर्डिंग आप हेयर मेकअप रखिए। तो वो जो चूज़ करेंगी, मान लो कि एक ने जो दुपट्टा है वो गले में पहना हुआ है, एक ने जो है वो साइड आपका शोल्डर है उस पे डाला हुआ है, ठीक है, एक ने एसेसरीज ईयरिंग पहने हैं, एक ने जो है बाल खुले रखे हैं, दूसरी ने गले में दुपट्टा डाला है, पोनीटेल बनाया है, ठीक है, गले में उन्होंने कुछ नहीं पहना और जो है कानों में कुछ नहीं पहना। तो ये जो तरीका है उनका कपड़ा पहनने का, तो ये होता है उनका इंडिविजुअल स्टाइल। चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ एक अंग्रेजी फैशन डिज़ाइनर थे। उन्होंने 19वीं 20वीं सदी के सबसे प्रमुख फैशन हाउसों में से एक हाउस ऑफ वर्थ, ठीक है, ये इन्हीं के नाम से इन्होंने एक फ़ैशन हाउस की स्थापना की थी। कई फैशन इतिहासकार उन्हें जो हाउते काउचर का जनक मानते हैं। वर्थ को फैशन के कारोबार में क्रांति लाने का श्रेय भी दिया जाता है। 1858 में पेरिस में फैशन सैलून स्थापित किया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। Frederick Worth is regarded as the first designer in the modern sense of the term with a large business employing, मतलब जो फेडरिक वर्थ थे उन्हें एक जो मॉडर्न हमारा आधुनिक समय का जो हम कह सकते हैं वो एक फर्स्ट डिज़ाइनर उन्हें माना जाता है आधुनिक समय का, जिन्होंने एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया था और उस बिजनेस में उन्होंने जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने जोड़े थे। जीन पैक्विन एक अंग्रेजी अग्रणी फ्रांसीसी फैशन डिज़ाइनर थी, ठीक है, फ्रांस की थी ये, जो अपने आधुनिक डिज़ाइनों के लिए जानी जाती थी। यह पहली प्रमुख महिला काउटियर और आधुनिक फैशन व्यवसाय की अग्रदूतों में से एक थी, ठीक है, तो वो जो है चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ ये पहले जो डिज़ाइनर है वो माने जाते हैं, और जो जीन पैक्विन है फ्रांस की, ये जो पहली महिला डिज़ाइनर है वो मानी जाती है। जेम्स लेवर एक अंग्रेजी लेखक, आलोचक, कला इतिहासकार, संग्रहालय क्यूरेटर थे, जिन्होंने 1938 और 1959 के बीच विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के लिए प्रिंट, ड्राइंग और पेंटिंग के रक्षक के रूप में कार्य किया था। यह एक महत्वपूर्ण और अग्रणी फैशन इतिहासकार भी थे, जिन्हें इंग्लैंड में एक व्यक्ति जिसने पोशाक के अध्ययन को सम्मानजनक बनाया के रूप में वर्णित किया जाता है। इंग्लैंड में जो फैशन डिज़ाइन है उसको पॉपुलर करने का जो श्रेय है वो जेम्स लेवर को जाता है। द हिस्ट्री ऑफ फैशन डिज़ाइन बिगेन इन एंसेंट रोम एंड एंसेंट इजिप्ट। जो फैशन डिज़ाइन का इतिहास है वो हमारा जो प्राचीन रोम और इजिप्ट है वहाँ से शुरू होता है। सबसे पुराना कहा जाता है कि यहीं से जो कपड़े पहनने की, पहले आपको पता है कि हमारे जो प्राचीन मानव थे तो वो क्या करते थे, कपड़े की जगह जो पत्ते वगैरह होते हैं वो उन्होंने पहन लिए। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता गया तो उन्होंने जो है वो कपड़े जैसे पत्ते पहले बिल्कुल नहीं पहनते थे, फिर उन्होंने पत्ते कपड़े पहनना स्टार्ट किया। तो ऐसे करते धीरे धीरे फिर जो है कपड़ों का जो पहनावा है, जो प्रचलन है वो स्टार्ट हुआ। दिस कल्चर, क्लोथिंग एंड फैशन वर स्टेटस सिंबल। जो क्लॉथ और फैशन है वो इजिप्ट में, रोम में, इनमें प्राचीन काल में जब स्टार्टिंग थी तो वो जो है वो स्टेटस का सिंबल माना जाता था। यानी कि जो रिच, देखो ये दोज हु वर वेल्दी
would were wear expensive and stylish garment that were colorful where the people sorry will the poor would wear natural कलर एंड देयर गारमेंट्स वर चीप बट यूज़फुल। तो वहाँ पर जो है जो कपड़े पहनना, अच्छे कपड़े, कलरफुल कपड़े, एक्सपेंसिव कपड़े, स्टाइलिश कपड़े, ये पहनना जो है जो रिच पीपल होते थे वो पहनते थे, और इन्हें एक जो उच्च वर्ग है उनको उनका सिंबल माना जाता था कि जो अच्छे कपड़े पहनता था उन्हें अच्छा ऊपर जो उच्च लेवल है उनका माना जाता था, और जो गरीब होते थे वो बिल्कुल नेचुरल और सस्ते और इस टाइप के कपड़े पहनते थे। और ये ड्रेस जो है यहाँ पर एक फ़ोटो थी वो मिस हो गई है, तो आप गूगल करके देख लीजिएगा। एक तरखान ड्रेस थी जो इजिप्ट में बनी थी। इस ड्रेस को सबसे पुरानी ड्रेस माना जाता है। फ्रेंच फैशन हाउस हर्मीस दुनिया का सबसे पुराना लग्जरी ब्रांड माना जाता है, जिसकी स्थापना 1837 में एक थियरी हर्मीस ने की थी। भारत उन शुरुआती स्थानों में से एक था जहां हड़प्पा युग के दौरान कपास की खेती और उपयोग किया जाता था। तो ये हमें पता है कि जो कपास की खेती है वो हड़प्पा काल से शुरू हुई थी, और हड़प्पा से जो है वो सूती वस्त्र के साक्ष्य हमें मिले थे। तो यहाँ से जो है वो कपड़े की जो उत्पत्ति है वो भी भारत में मानी जाती है। भारत में अगर पूछा जाएगा तो हड़प्पा से जो इसकी उत्पत्ति है कपड़े की वो मानी जाती है। मौर्य साम्राज्य के दौरान पहने जाने वाले कपड़ों का प्रमाण यक्षिणी की मूर्तियों से मिलता है, जो कि प्रजनन क्षमता की महिला प्रतीक है। उस समय लोगों की सबसे आम पोशाक अतरिया नाम का एक निचला वस्त्र था, जो कि आमतौर पर कपास, लिनन या मलमल से बना होता था। अच्छा, इसके स्टेप कौन कौन से हैं कि जब भी कोई फैशन डिज़ाइन करता है, कोई भी कपड़ा जो है वो डिज़ाइन करता है, तो सबसे पहले है इंस्पिरेशन एंड रिसर्च। सबसे पहले वो किसी से प्रभावित होगा, यानी कि मान लो हमने किसी एक्ट्रेस को देखा कि उसने एक बड़ा सुंदर सा गाउन पहना हुआ है, ठीक है, तो हम उससे इंस्पायर हुए और हमने जो है उससे सिमिलर कि चलो मैं भी इसी टाइप का कुछ बनाती हूँ। तो हमने जो है वहाँ से इंस्पिरेशन ली और फिर हमने रिसर्च स्टार्ट की। उसके बाद स्केचिंग एंड कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हमें जो बनाना है उसका हम एक कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे, उसकी हम रफली स्केचिंग करेंगे कि एक्चुअल में हम जो बनाना चाहते हैं वो कैसा दिखेगा। उसके बाद कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। 3 है क्रिएटिंग अ टेक्निकल ड्राइंग। उसके बाद जो हमारी ड्राइंग है उसमें कलर वगैरह हम करेंगे बिल्कुल प्रॉपर कि हाँ यहाँ से कट होना चाहिए, इस कलर में ये वाला पार्ट होना चाहिए, तो इस टाइप से। उसके बाद है चूजिंग फैब्रिक एंड मटेरियल। उसके बाद हमें ये किस फैब्रिक में बनाना है, किस मटेरियल में बनाना है, किस कलर में बनाना है, तो वो सब चीज़ जो है उसके ऊपर कोई हमें एम्ब्रॉयडरी करनी है, कोई स्टोन लगाना है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद है क्रिएटिंग अ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मतलब होता है कि मान लो कि आपने कुछ बनाना है, ठीक है, एक मान लो आपने गाउन बनाना है, तो आपको वो मटेरियल आपने ले लिया, लेकिन उस मटेरियल को यूज़ करने से पहले आप एक कोई भी जैसे या तो बेकार आप कपड़ा ले लेंगे, ठीक है, या फिर कोई आपने न्यूज़पेपर वगैरह ले लिया, तो इस टाइप से उसका एक डेमो पीस आप तैयार करेंगे, ताकि आपका जो मेन मटेरियल है वो वेस्ट ना हो, और आपको जो है एक बार आइडिया हो जाए कि ये जो चीज़ है वो किस टाइप से बनेगी, कैसी, और बनने के बाद कैसी लगेगी, ठीक है। आपने कोई मान लो वेस्ट कपड़ा लिया है, उसे आपने बनाकर देखा, एक रफली आपने उसको पहन के देखा कि हाँ इसकी फिटिंग अच्छी है, ये पहनने में अच्छा है, तो जैसा हम चाहते हैं ये वैसा बना है नहीं, तो एक टाइप से कुछ भी डेमो तैयार करना। उसके बाद है टेस्टिंग एंड रिफाइनिंग। तो उसके बाद जो हमने ये प्रोटोटाइप बनाया, जो हमने डेमो तैयार किया, उसकी टेस्टिंग करना और उसे रिफ़ाइन करना, मतलब हमने उसको टेस्ट किया, ठीक है, तो अगर हम उसमें कुछ कमी है तो उसको वापस से हम उसको रिफ़ाइन करेंगे, यानी कि उसको हम उन कमियों को सुधारेंगे। और उसके बाद जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम फाइनल तैयार करेंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसके बाद है मार्केटिंग एंड सेल, और सबसे लास्ट में जो है वो हमारा जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसकी मार्केटिंग करेंगे, उसे सेल करेंगे। ओके, तो ये हमारा फैशन डिज़ाइनिंग जो है वो ख़त्म होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा इंटीरियर डिज़ाइन। इंटीरियर डिज़ाइन होता है, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर का भाग, ठीक है, किसी भी घर के, किसी भी जो कोई भी बिल्डिंग है, कोई घर है, कुछ भी है, उसके अंदर का भाग जो हम डिज़ाइन करते हैं उसे इंटीरियर डिज़ाइन बोलते हैं। भवन के आंतरिक भाग या भीतरी भाग को सजाने, जैसे कि फर्नीचर, रंग आदि का निर्णय करना ही
करने की कला इंटीरियर डिज़ाइन कहलाती है। इंटीरियर का मतलब आमतौर पर किसी चीज़ के अंदर हो से होता है, इसे आंतरिक सज्जा भी कहते हैं। इंटीरियर डिज़ाइन शब्द 1930 के दशक में इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन नामक पत्रिका द्वारा गढ़ा गया था। 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी पुनर्जागरण ने इंटीरियर डिज़ाइन में कला और रचनात्मकता पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। उस समय के वास्तुकारों ने संगमरमर के फर्श, अलंकृत जड़े हुए लकड़ी के काम, पेंटिंग और बेहतरीन सामग्रियों से बने फर्नीचर सहित पर्याप्त सजावटी सामानों के साथ घर बनाना शुरू कर दिया था। तो घर बनाने की जो कला है वो जो है वो 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान भी फ्रांसीसी पुनर्जागरण के काल में हम देखते हैं कि जो बहुत ही क्रिएटिव ढंग से जो घर बनाए जाते थे उनको सजाने का काम शुरू कर दिया था। खिड़कियाँ वगैरह आपने देखी होंगी जिनमें पुनर्जागरण काल में उनको जो है गोथिक काल में उन पे रंगीन कांच की खिड़कियाँ वो रंगीन कांच लगाए जाते थे, ठीक है। तो इस टाइप से उन्होंने घर को सजाना शुरू कर दिया था। उन पे संगमरमर के फर्श बनाए जाते थे, पेंटिंग्स की जाती थी। तो इस टाइप से एलसीडी वॉल्फ पहली इंटीरियर डेकोरेटर बनी जिन्हें डिज़ाइन कमीशन दिया गया। 1913 में एलसीडी वॉल्फ ने पहली इंटीरियर डिज़ाइन पुस्तक द हाउस इन गुड टेस्ट प्रकाशित की थी। डोरोथी ड्रेपर पहली प्रलेखित वाणिज्य इंटीरियर डेकोरेटर थी जिन्होंने 1923 में अपनी डिज़ाइन फर्म की स्थापना की थी। इतना डीप कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप इनको देख लीजिएगा। भारत में IIID यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंटीरियर डिज़ाइन की स्थापना 1972 में हुई थी, जिसने देश में औपचारिक इंटीरियर डिज़ाइन शिक्षा और अभ्यास की शुरुआत की थी। तब से इंटीरियर डिज़ाइनिंग में तेज़ी से वृद्धि हुई है और देश भर में कई कॉलेज, विश्वविद्यालय और पेशेवर संगठन इसके लिए उभरे हैं। इसके टाइप देख लेते हैं। इसके मेनली जो है वो दो टाइप होते हैं, रेजिडेंशियल इंटीरियर डिज़ाइन और एक होता है कॉमर्शियल इंटीरियर डिज़ाइन। रेजिडेंशियल में क्या होता है, जहाँ पर भी हम रहते हैं उन घरों को डिज़ाइन करना। यह घरों को संबोधित करता है जहाँ लोग रहते हैं। इसमें घर के हर कमरे के लिए डिज़ाइन होता है। उसके बाद है कॉमर्शियल, यानी कि यह व्यापारिक इमारतों के लिए ही होता है, जैसे कि कार्यालय हो गया, रेस्तरां हो गया, होटल, मल्टीप्लेक्स आदि। उसके बाद और भी होते हैं जैसे भूदृश्य डिज़ाइन या सार्वजनिक स्थान डिज़ाइन करना। मान लो कि कोई पार्क वगैरह है, ठीक है, कोई तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनको डिज़ाइन करना, तो ये आपका भूदृश्य डिज़ाइन के अंतर्गत आता है। इंटीरियर डिज़ाइन का उद्देश्य। इंटीरियर डिज़ाइन इमारत जैसे कि घर या कार्यालय के अंदर की सजावट की योजना बनाता है। एक इंटीरियर डिज़ाइनर आमतौर पर इमारत के अंदर के वातावरण को बदलने और उसे दिखने में अच्छा और सुकूनदायक बनाने के लिए डिज़ाइन तत्वों का उपयोग करता है। डिज़ाइन के तत्व आप ज़रूर याद रखिएगा, मैं पहले आपको लिखवा चुकी हूँ कि डिज़ाइन के तत्व कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि डिज़ाइन के तत्व कौन कौन से होते हैं और ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है स्थान, मतलब जो हमारा इंटीरियर डिज़ाइन है उसके क्या क्या स्टेप होते हैं, कैसे उनको हम जो है एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, स्थान का नियोजन। ये आप लिख लेना कि इसके स्टेप, ठीक है, स्टेप। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर हमें कोई भी डिज़ाइन करना है, कोई भी जगह जो है उसको इंटीरियर उसका डिज़ाइन करना है, तो सबसे पहले हम उस जगह का स्थान नियोजन करेंगे। उसके बाद सामग्री का चयन, कि हमें इस जगह पर क्या क्या जो वस्तुएं हैं वो रखनी है, क्या हटानी है, तो ये वाली। उसके बाद है रंग सिद्धांत। उसके बाद कौन सा कलर कॉम्बिनेशन घर की वॉल्स के साथ जाएगा, कर्टन का कलर क्या होगा, फर्नीचर का कलर क्या होगा, तो ये सब चीज़ें जो है, घर की लाइटिंग कैसे रहेगी, तो ये सब रंग सिद्धांत के अंतर्गत। उसके बाद है प्रकाश, ठीक है, और उसके बाद ध्वनिकी, फर्नीचर डिज़ाइन, सहायक वस्तुएं जैसे सजावटी वस्तुओं को उसमें जोड़ना। कोई भी आपने पौधे वगैरह रख दिए, कोई आपने झूला वगैरह लगा दिया, तो इस टाइप की चीज़ें जो है, कुछ एक्स्ट्रा जैसे झूमर वगैरह लगा दिया, तो ये सब चीज़ें। कलाकृतियों और पौधों के माध्यम से अंतिम रूप देना। उसके बाद
लाइटिंग वगैरह सब हो गई है। उसके बाद लास्ट में जैसे आपने पेंटिंग्स वगैरह लगा दी, किसी कोने में छोटे वॉश लगा जो वास आते हैं वो लगा दिए, ठीक है। और तो गमले वगैरह जो छोटे हैं, अपने बालकनी में कोई हैंगिंग है, कोई रखा हुआ है, तो इस टाइप से जो है उसको डिज़ाइन करना। उसके बाद यूनिट 3 का हमारा लास्ट टॉपिक है पैकेज डिज़ाइन। पैकेज आपको पता है कुछ भी चीज़ जो हम मार्केट से लाते हैं तो वो जिस चीज़ के अंदर वो पैक होके आती है, चाहे वो बोतल हो, चाहे वो आपकी कोई कागज़ हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी चीज़ कुछ भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर हमें वो चीज़ मिलती है तो वो हमारी पैकेज होती है। पैकेजिंग डिज़ाइन किसी उत्पाद को मार्केटिंग, विपणन मतलब मार्केटिंग होता है, के लिए उपयुक्त बनाने के लिए सहायक डिज़ाइन तत्वों के साथ रूप, संरचना, सामग्री, रूप, रंग, इमेज, टाइपोग्राफी और नियामक जानकारी के साथ प्रस्तुत करना। तो बेसिकली जो पैकेजिंग है वो क्या होती है, किसी भी कोई भी प्रोडक्ट है हमारा, उसको डिज़ाइन के तत्व हैं उनके साथ साथ जो है वो रूप, उसका रंग वगैरह हो गया, उसका स्ट्रक्चर हो गया, उसके अंदर जितनी भी जो सामग्री है उसकी इमेज हो गई, उसके बाद उसमें जो लिखा हुआ आता है उसको अलग अलग टाइपोग्राफी में लिखना, और उसकी जो बेसिक जानकारी है कि ये प्रोडक्ट है, अब मैन्युफैक्चर है, अब इसकी एक्सपायरी है, इसमें इसको हाउ टू यूज़, ठीक है। और इस टाइप से जितनी भी उसमें जानकारी होती है वो सब उसमें लिखी हुई होती है। पैकेजिंग डिज़ाइन वह प्रक्रिया है जो आपके पैकेजिंग को कई तरह के कार्यों को पूरा करने की अनुमति देती है। इसे कार्यात्मक होना चाहिए, आपके उत्पाद को धारण करना चाहिए, इसे परिवहन और भंडारण में सक्षम बनाना चाहिए, इसे किसी तरह से आपके प्रतिस्पर्धा की पैकेजिंग से अलग दिखना चाहिए, साथ ही स्टोर और ऑनलाइन ग्राहकों को आकर्षित करना चाहिए। मतलब कि जितनी आपकी पैकेजिंग जो है वो आकर्षक होगी, उतना ही जो कस्टमर है वो उसकी तरफ आकर्षित होंगे और उसे खरीदने के लिए वो खरीदना चाहेंगे उसे। प्राचीन चीन को कागज़ विकसित करने में अब उनके नवाचारों के कारण लचीली पैकेजिंग का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। यानी कि जो लचीली पैकेजिंग का सबसे पुराना उदाहरण है। इतिहासकारों का मानना है कि पहली या दूसरी शताब्दी में चीनी लोगों ने खाद्य पदार्थों को लपेटने के लिए उपचारित शहतूत की छाल का उपयोग करना शुरू कर दिया था। प्लास्टिक पैकेजिंग माना जाता है कि 1933 में डॉग केमिकल के लैब कर्मचारी रॉल्फ विली द्वारा एक आकस्मिक खोज की थी। इस प्लास्टिक सामग्री का पहला उपयोग सैन्य उपकरणों के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। बाद में इसका उपयोग खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए भी किया जाने लगा। पैकेजिंग उत्पादों को वितरण, भंडारण, बिक्री और खपत के लिए बंद करने या सुरक्षित रखने का विज्ञान, कला और प्रौद्योगिकी है। पैकेजिंग डिज़ाइन का प्राथमिक महत्व बाजार में किसी उत्पाद की सुरक्षा, उसे रखने, वितरण करने, स्टोर करने, परिवहन करने, अलग करने और पहचानने के लिए सेवाएं प्रदान करना है। पैकेजिंग डिज़ाइन ग्राहक के उत्पाद के स्वभाव या उद्देश्य को भी बता सकता है और बिक्री पैदा कर सकता है। तो ये आपको पता है कि जो पैकेजिंग होती है वो क्यों की जाती है, ताकि आप उसको, वो जो प्रोडक्ट है वो सेफ़ रखा रहे, उसमें उस प्रोडक्ट को सामने वाला जो कस्टमर है उसको देने में सुविधा हो, उसको स्टोर करने में सुविधा हो, उस जो दुकान में अगर वो रखा है तो उसको स्टोर करने में सुविधा हो, ठीक है। हम घर पर ला रहे हैं तो हम उसे इजीली पैकेजिंग के साथ रख सकते हैं, कहीं हमें अगर लेके जाना है तो हम इजीली लेके जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है, इन सब चीज़ों के सेवाएं देने के लिए या इन सब चीज़ों के लिए ही पैकेजिंग की शुरुआत हुई है, या इसमें ये सहायक है। पैकेजिंग में वास्तव में 5P होते हैं, और 5P क्या होते हैं, जो किसी उत्पाद के पैक की प्रभावकारिता को समझने और सुधारने के लिए एकदम सही उपकरण है। अब ये 5P क्या है? प्रमोट, पोजीशन, प्रेजेंट, प्रोवाइड और प्रोटेक्ट। अब देखिए प्रमोट क्या होता है, मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, उसकी पोजीशन, उसको प्रेजेंट करने का तरीका, उसको उस चीज़ को प्रोवाइड करवाना कि सामने वाला उसे इजीली कैरी कर सके, और प्रोटेक्ट करना कि उस चीज़ को जो है वेस्ट होने से बचाना, बिखरने से बचाना, और इजीली सामने वाला उसे रख सके। और एक सेकंड, आज फ़ोटो नहीं आ पाई है इसमें, तो आप लोग एक बार ऐसे ही देख लीजिए। पैकेजिंग मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और जो हमारी तृतीय है।
आपके उत्पाद को रखता है। जैसे कि उदाहरण हो गया, जैसे कि शैम्पू की बोतल हो गई, जूस का डिब्बा, जिसके अंदर क्या होता है कि प्लास्टिक की बोतल होती है, उसके ऊपर जो है वो लेबल चिपका रहता है और उसके डायरेक्ट उसके अंदर जो है आपका प्रोडक्ट रहता है। द्वितीयक है डिस्प्ले और शेल्फ पर भंडारण के लिए बाहरी पैकेजिंग। मतलब कि मान लो कि घी का डिब्बा है, ठीक है, आपने घी के डिब्बे देखे होंगे, जैसे कोई भी जैसे अमूल वगैरह का देखो, तो आपने देखा है कि ऊपर जो है एक कागज़ का बॉक्स आता है, उसके ऊपर पूरी जानकारी लिखी होती है चारों तरफ, और उसके अंदर जो है एक प्लास्टिक का आपको वो मिलेगा, ठीक है, पैकेट मिलेगा, और उस पैकेट के अंदर घी होता है। तो ये होता है कि, और हम जब देखेंगे तो हमें घी नहीं दिखता, हमें क्या दिखता है, वो जो पैकेट है, जो बाहरी जो कागज़ वाला पैकेट है, वो हमें दिखाई देता है। उसके बाद है परिवहन के दौरान सुरक्षा के लिए उदाहरण, परिवहन के दौरान सुरक्षा के लिए, जैसे कि परफ्यूम की बोतल हो गई, इस टाइप से। तो आपने मान लो कि परफ्यूम वगैरह है, ठीक है, तो परफ्यूम की बोतल अंदर कांच की है, उसके ऊपर नाम वगैरह लिखा है, लेकिन उस बोतल को क्या करते हैं कि उस बोतल को बॉक्स के अंदर डाल के देते हैं, और वो बॉक्स जो है थोड़ा सा हार्ड होता है, ताकि आप मान लो उसको कहीं लेकर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, तो इस दौरान वो और डैमेज ना हो, ठीक है। तो ये एक बार आप सर्च कर कर देख लीजिएगा, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ये मैंने फ़ोटो लगाई थी लेकिन आ नहीं पाई है ये। एक अच्छी पैकेजिंग की क्या गुण होते हैं, क्या उसमें विशेषता होती है? पैकेजिंग उत्पाद के अंदर सुरक्षा करती है। यह उत्पाद को टकराने, गीला होने और चोट लगने जैसे शारीरिक प्रभावों से बचाती है। पैकेजिंग उत्पाद को उपभोक्ता तक सबसे किफ़ायती तरीके से पहुंचाने की अनुमति देती है और भंडारण को आसान बनाती है। पैकेजिंग का आकार उत्पाद के आकार पर निर्भर करता है। बिल्कुल, उत्पाद जितना बड़ा होगा पैकेजिंग भी उतनी ही बड़ी होगी। इसके विपरीत एक उत्पाद के कई आकार होते हैं, इसलिए पैकेजिंग का आकार जो है, कोई भी जो पैकेजिंग है उसका आकार फिक्स नहीं होता। जैसा आपका प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो पैकेजिंग है वो होगी। तो ये हमारा जो टॉपिक था, हमारा यूनिट 3 वो कंप्लीट होती है, और इसे नेक्स्ट अब हम 4th जो यूनिट है वो कंप्लीट करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जो जल्दी जल्दी हमारा जो ये पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी आपके दोस्त जो है वो नेट की, JRF की, या आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की जो D2+ की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का और यूनिट 3 के जितने भी आपके जो टॉपिक हैं, जो वीडियो हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, तो आपने नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। थैंक यू।